गुड मॉर्निंग जय हिंद दोस्तों। 21 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ M2M क्लासेज में सभी का स्वागत है। सुबह के फिक्स 7:30 बज चुके हैं और आपके सामने मैं डेली न्यूज़ में करंट अफेयर्स लेकर के आ चुका हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ सभी न्यूज़ों को अच्छे से समझो। देखो, इसमें पहली न्यूज़ है कि पुस्तक फ्रीडम माई फादर अ डॉक्टर रिमेंबर्स के लेखक कौन है। देखो, काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये, फ्रीडम माई फादर अ डॉक्टर रिमेंबर्स। तो इसके लेखक हैं आपके सामने शर्मिष्ठा मुखर्जी, यानी शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा ये प्रणब माय फादर डॉक्टर रिमेंबर्स इस पुस्तक को लिखा गया है। किसके द्वारा? शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा। तो देखो, यह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं। कौन है? प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं ये शर्मिष्ठा मुखर्जी, और इनके द्वारा ही लिखी गई है ये प्रणब माय फादर डॉक्टर रिमेंबर्स। यह पुस्तक जो है प्रणब मुखर्जी की महानता, बुद्धिमत्ता और बौद्धिक क्षमता को दर्शाती है। सेकंड न्यूज़ देखो, हाल ही में डकार रैली में स्टेज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? डकार रैली में स्टेज जीतने वाले पहले भारतीय, तो इसमें देख लो ये बने हरित नोआ। हरित नोआ डकार रैली में स्टेज जीतने वाले पहले भारतीय बने। वह समग्र तालिका में देखा जाए तो 13वें स्थान पर हैं। हर वर्ष यह रैली फ्रांस की राजधानी पेरिस से सेनेगल में डकार तक आयोजित की जाती है। कहाँ से कहाँ तक? फ्रांस की राजधानी पेरिस से सेनेगल में डकार तक आयोजित की जाती है ये डकार रैली जो है। और इसमें ये स्टेज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? हरित नोआ। आगे देखो, यूएनडीपी और ईयू ने पापुआ न्यू गिनी को 4,20,000 आवंटित किए हैं। डॉलर हैं ये, 4,20,000 डॉलर आवंटित किए हैं यूएनडीपी और ईयू ने पापुआ न्यू गिनी को। कार्लोस सेंज ने 61 साल की उम्र में इतिहास रचा है। चौथा डकार रैली खिताब जीता है। किसने? कार्लोस सेंज ने 61 साल की उम्र में इतिहास रचा है और चौथा डकार रैली खिताब जीता है 61 साल की उम्र में कार्लोस सेंज ने। डब्ल्यूईएफ डेवोस में ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड इक्वलिटी का शुभारंभ, यानी डब्ल्यूईएफ डेवोस में ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी का शुभारंभ हुआ है। डब्ल्यूईएफ डेवोस में हुआ ये ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी का शुभारंभ। वी मुरलीधरन ने युगांडा में G77 तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। मुरलीधरन ने किया है इसमें युगांडा में G77 तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व। तीसरी न्यूज़ देखो, महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? महानिदेशक नौसेना के संचालन के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद ने। किसने? वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद ने। याद रखना, नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं ये। और इन्होंने DSSC वेलिंगटन यानी नीलगिरी में स्टाफ कोर्स और NWC गोवा में नेवल हायर कमांड कोर्स किया है। आगे देखो, NFS इंडिया AI बादवानी ने AI संचालित कृषि क्रांति के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। NFS इंडिया AI बादवानी ने AI संचालित कृषि क्रांति के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। बादवानी फाउंडेशन कृषि के लिए एक मजबूत AI रणनीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा। सहयोग का उद्देश्य देखा जाए तो भारत को AI संचालित डिजिटल कृषि में सबसे आगे रखना है और देश भर के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इंडिया 2.0 के तहत AI आधारित प्रौद्योगिकियां हैं इसमें। और इंडिया 2.0 विशेष रूप से कृषि में डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने वाला एक व्यापक ढांचा है। आगे देखो,
केरल सरकार ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध AMR से निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? केरल सरकार ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध यानी AMR से निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत केरल सरकार ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध AMR से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत नामक पहल शुरू की है केरल सरकार ने। और इस पहल का जो उद्देश्य है एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को अनुकूलित करना है। एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को अनुकूलित करना। और ये देखो, आंध्र प्रदेश ने शुरू की जाति जनगणना, बिहार के बाद दूसरा राज्य बना। तो समझ सकते हो जाति जनगणना करने वाला पहला राज्य है बिहार और दूसरा बना है आंध्र प्रदेश। और जाति आधारित जनगणना कराने वाला आंध्र प्रदेश बिहार के बाद भारत का दूसरा राज्य बना है। नेक्स्ट न्यूज देखो, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी RCF लिमिटेड के निदेशक तकनीकी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये ऋतु गोस्वामी बने। कौन? ऋतु गोस्वामी। ऋतु गोस्वामी को राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऋतु गोस्वामी वर्तमान में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। देखो इसमें कि शिलोंग में 11वीं NESAC बैठक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उन्नति पर चर्चा हुई। शिलोंग में हुई है ये 11वीं NESAC बैठक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उन्नति पर चर्चा हुई है इसमें। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शिलोंग में नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी की 11वीं बैठक में शामिल हुए हैं। 2000 में स्थापित NESAC अंतरिक्ष विभाग और उत्तर पूर्वी परिषद की एक संयुक्त बैठक है। NESAC की स्थापना कब हुई? 2000 में। और इसके द्वारा अंतरिक्ष विभाग और उत्तर पूर्वी परिषद की एक संयुक्त पहल है ये। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए प्रोफेसर ललित साहू द्वारा फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर विकसित किया गया है? यानी किस विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए प्रोफेसर ललित साहू द्वारा फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रायपुर। यानी NIT रायपुर विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए प्रोफेसर ललित साहू द्वारा फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर विकसित किया गया है। सौर पैनल का औसत जीवन 15 से 20 साल के बीच होता है। बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डों ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। किसने? बेंगलुरु का केंपगौड़ा हवाई अड्डा है और दिल्ली का इंदिरा गांधी, तो उसने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में बेंगलुरु और IGI दिल्ली हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। और बेंगलुरु के हवाई अड्डे को सालाना 25 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालने के लिए 25 MPPA ट्रैफिक अवार्ड भी मिलता है। स्काईवेज एयर सर्विसेज ने विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार जीता है। स्काईवेज एयर सर्विसेज ने, किसने? स्काईवेज एयर सर्विसेज ने विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार जीता है। हाल ही में किन 3 जहाज़ों को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है? तो किन 3 जहाज़ों को याद रखना, एक है INS चीता, एक INS गुलदार और एक INS कुंभीर। तो इन तीनों जहाज़ों को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है, याद रखना। और जहाज़ों को इसमें देखा जाए तो 1984, 1985, 86 में भारतीय नौसेनाओं में शामिल किया गया था। और जहाज़ों ने अंडमान और निकोबार कमान में सेवा की और लगभग 40 वर्षों तक सक्रिय नौसेना में सेवारत थे। ये सेवा की इन्होंने। हाल ही में पहली भारतीय महिला कौन बनी है जिसे घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको अर्जुन अवार्ड मिला है? भारतीय महिला है वो घुड़सवारी के लिए।
तो ये मिला है दिव्यकृति सिंह को अर्जुन अवार्ड। किसको? दिव्यकृति सिंह पहली भारतीय महिला बनी है जिसे घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। द पैलेस स्कूल जयपुर और अजमेर में मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल की पूर्व छात्रा दिव्याकृति जर्मनी में प्रसिद्ध हाफ कैसलमैन ड्रेसेज यार्ड में प्रशिक्षण ले रही हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किस रिजर्व को नामित किया गया है? तो ये किया गया पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र का है ये। इसको पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का, इसको जो है डार्क स्काई पार्क का पुरस्कार मिला है। हाल ही में किसे IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से तो ये मनोज कुमार को किया गया है। किसको? मनोज कुमार को। मनोज कुमार को IMMI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है, याद रखना, मनोज कुमार को। मिस्र के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? मिस्र के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन। मिस्र के धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का लक्ष्य 295 टन प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष को कम करना है, यानी तकरीबन 295 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है इन सौर पैनलों के द्वारा, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। और पहल वैश्विक स्तरता लक्ष्यों, विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य जो 7 है, यानी सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, जो SDG 7 है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है, और SDG 13 जलवायु कार्यवाही यानी जलवायु कार्यवाही के अनुरूप है, याद रखना। 325 किलोवाट क्षमता के सौर स्टेशन 520 मेगावाट प्रति घंटा बिजली पैदा करेंगे। कितनी? इनकी जो क्षमता है 325 किलोवाट है, और ये सौर स्टेशन जो है 520 मेगावाट प्रति घंटा बिजली उत्पन्न करेंगे। हाल ही में किस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? किसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुनील दहिया को। किसको? सुनील दहिया को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है? श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का तो ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। इनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है किसका? श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर का। देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता नवीन पटनायक हैं, ठीक है। और CM नवीन पटनायक ने पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो 23 वर्ष और 137 दिन तक CM रहे थे। ज्योति बसु ने 21 जून 1975 से 5 नवंबर 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है? देखो इंपॉर्टेंट है, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? चित्र बनर्जी ने। चित्र बनर्जी ने लिखा है इसको। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस, तो ये मनाया जाता है 19 जनवरी को। किसको? 19 जनवरी को। और देखो इसमें कि हर साल 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत NDRF की स्थापना की गई थी। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब का है? 2005 का, याद रखना। और NDRF की स्थापना कब की गई थी? तो 2006 में की गई थी, ठीक है। आपदा या संकट की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से इस बल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखो, हाल ही में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मेगा ऑर्डर किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? यानी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जो मेगा ऑर्डर है वो किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? तो याद रखना, इसका जो प्रोजेक्ट मेगा ऑर्डर प्राप्त हुआ है L&T कंपनी है, इसको प्राप्त हुआ है। L&T ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी के रेलवे स्ट्रेटजिक बिजनेस ग्रुप को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी MAHSR प्रोजेक्ट के लिए 508 किलोमीटर मार्ग पर इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम के निर्माण के लिए एक मेगा ऑर्डर मिला है। किसको? L&T कंपनी को।
और इसे प्रोजेक्ट को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में अडानी ग्रुप किस राज्य में डेटा सेंटर की स्थापना पर 50,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा? अडानी ग्रुप डेटा सेंटर की स्थापना पर किस राज्य में 50,000 रुपये निवेश करेगा? तो ये करेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भीमराव अंबेडकर की 126 फीट ऊंची ये प्रतिमा है, तो इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। बाबा साहेब अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है ये, और आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। बाबा साहेब अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई शहर में। तो देख लेना, अब तक जो भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन अब ये जो आंध्र प्रदेश में बन रही है 126 फीट ऊंची ये जो कांस्य प्रतिमा है ये सबसे ऊंची होगी। इसके बाद भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा यह आंध्र प्रदेश की हो जाएगी, 126 फीट ऊंची, याद रखना। और यह प्रतिमा जो है शिव शंकर तालाव के पास अग्रवाड़ा में स्थापित है और इसकी ऊंचाई 126 फीट है। कितनी? 126 फीट। हाल ही में जारी फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? यानी दुनिया की करेंसी सबसे मजबूत करेंसी बन चुकी है, और ये जारी हुई है रिपोर्ट फोर्ब्स की। किसकी? फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है, और इसके अनुसार देखा जाए तो कुवैती दीनार जो है, यानी कुवैती दीनार को दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी के रूप में घोषित किया गया है, याद रखना। और इस लिस्ट में टॉप पर कुवैती दीनार है, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी यानी सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो कुवैती दीनार। हाल ही में केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी है, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? देखो, एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ये कौन बने? अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने, याद रखना। 31 दिसंबर 2023 की एक अधिसूचना में सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया, इनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। और ऋत्विक रंजनाम पांडे को आयोग के सचिव के रूप में नामित किया गया है। ऋत्विक रंजनाम पांडे को आयोग के सचिव के रूप में। नेक्स्ट देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए 302 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? केंद्र सरकार ने किस राज्य में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए 302 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो केरल सरकार ने किए हैं। किसने? केरल ने। नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा ये आवंटित किए गए हैं। केरल राज्य में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए 302 करोड़ रुपए आवंटित। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? आईआईटी मद्रास ने तो अल्टेयर के साथ करार किया, अल्टेयर के साथ। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत तो महाराष्ट्र का शहर है ये सोलापुर, यहाँ से 8 परियोजनाओं की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? किस राज्य सरकार ने खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन तो भोपाल में किया है। यानी किस राज्य सरकार ने खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये भोपाल में किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने, याद रखना। तो इस तरह से ये 21 जनवरी के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। कैसी लगी क्लास, कैसे लगे न्यूज, कैसी लगी करंट अफेयर्स, बताइए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है। तो फिर कल मिलते हैं 22 जनवरी के साथ करंट अफेयर्स के। सुबह 7:30 बजे क्लास होती है डेली। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। बाय।